हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का नया टॉपिक प्रोटीन। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। आज हम जानेंगे प्रोटीन क्या होते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसको हमने अपनी वेबसाइट नोट्सकार्ड.com पे अपलोड कर दी है। आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं और लेक्चर्स की सहायता से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन बेसिकली होता क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके केमिकल टेस्टेस क्या होते हैं, सब हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोटीन आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर होता है। यह एक पॉलीमर होता है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। यानी कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट एवरी थिंग्स डेट अकर इन द सेल इन्वॉल्व्स वन और मोर प्रोटीन। हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है उसमें कहीं ना कहीं एक या दो या उससे ज़्यादा प्रोटीन्स उसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। प्रोटीन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सेलुलर रिएक्शन एंड कैरिड आउट द टास्क। कहने का मतलब है कि प्रोटीन हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर शेप वगैरह प्रोवाइड भी कराता है, उसमें उसका भी बहुत अच्छा रोल होता है। सेलुलर जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म कराता है, और जितने भी बॉडी फंक्शनिंग करने के लिए जितने भी टास्क होता है, कार्य को पूरा करना होता है, वो सब किस उसमें सबका रोल किसका होता है? प्रोटीन्स का रोल होता है फ्रेंड्स। तो प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो इस नए दौर यानी कोविड-19 के दौरान भी प्रोटीन्स का बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी में यूज़ था। अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रोल होता है कोविड-19 में। हम आगे आपको बताएंगे इसका रोल में, कोविड-19 में इसका कैसे रोल होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का रोल हमारी बॉडी में कैसे क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोटीन परफॉर्म डिफरेंट रोल इन द लिविंग सिस्टम। वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के रोल्स को परफॉर्म करता है। यानी कि जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और अदर प्रोसेस जितने भी हैं उसमें कौन सा भाग लेता है? प्रोटीन पार्ट लेता है। नेक्स्ट आता है कैटलाइज ऑल फंक्शन, यानी कि प्रोटीन कैटलाइज की तरह काम करता है। यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और वही प्रोटीन हमारे जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है छोटे फूड पार्टिकल्स में, जिससे कि वो हमारी बॉडी में इजीली ऑब्जर्व होता है। तो उसमें हेल्प कौन करता है? एंजाइम किया, और एंजाइम ऑलरेडी क्या है? प्रोटीन। तो यानी प्रोटीन विच कैटलाइज्ड बाय योर केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम्स। उससे क्या बोलेंगे? एंजाइम्स। यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि जितने भी एंजाइम्स होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। फ्रक्टोज, ग्लूकोज आर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होती है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज आर गैसियस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी इतनी चीज, जो ये सारी चीजें हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसलिए उसका काम किस में हो गया? ट्रांसपोर्टेशन में हो गया। नेक्स्ट, प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स आर डिफेंस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। यानी हमारी प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। यानी प्रतिरक्षा तंत्र प्रोटीन से बनी होती है। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाने के लिए भी प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जनरली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि कोविड-19 में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये क्यों है ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मात्रा प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन हमारी बॉडी में उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और जितना ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा उतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनेगी।
और जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनेगी उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी पावर होगी तो उतनी ज़्यादा ही हम कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी बॉडी में अगर जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा तो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा बनेगी, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा होगी तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो हम ऑलरेडी सेफ रहेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते थे, या सब आप लोगों ने सुना होगा, कोविड-19 में आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। उसके रिलेटेड हम गिलोय जूस वगैरह का यूज़ करते थे। डिफरेंट अब ट्रेंड में देखा था हमने, च्यवनप्राश वगैरह का भी यूज़ किया जाता था, और बहुत सारे हॉर्लिक्स वगैरह का भी यूज़ किया था जिसमें प्रोटीनियस सब्सटेंस हो, उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, रोल ऑफ प्रोटीन में। प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू गिव स्ट्रेंथ टू द सेल और टिश्यूज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। प्रोटीन रेगुलर हमारी टिश्यूज सेल्स को क्या रेगुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। यानी कि हमारे बॉडी में मान लीजिए सेल बन गए, टिश्यूज बन गए, तो वो जरूर फ्रैक्चर होंगे या वो जरूर डिस्ट्रॉय होंगे। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद वो कैसे नए बनेंगे, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। इस प्रकार हमारे बॉडीज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट मैकेनिकल वर्क आर कॉल्ड मसल प्रोटीन। जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, यानी जब भी हम मैकेनिकल वर्क यानी कोई सामान वगैरह उठाते हैं तो हमारी बॉडी द्वारा वर्क किया जाता है, वहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं, मसल प्रोटीन होता है। उसी के कारण ही हम अपना वर्कआउट कर पाते हैं। जिम वगैरह हम जाते हैं तो देखते हैं जिस पार्ट का हम ज़्यादा यूज करते हैं वहाँ पे मसल्स फूल जाती हैं, यानी कि वहाँ पे प्रोटीन यानी मसल्स प्रोटीन ज़्यादा बनते हैं, मसल्स प्रोटीन ज़्यादा बनते हैं, जिससे वहाँ का पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और वर्किंग में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम। रोल ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफाई करेंगे हम प्रोटीन को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अगर पढ़ते हैं तो हमने 3 भागों में प्रोटीन को डिवाइड किया है। एक होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा होता है डेराइव्ड प्रोटीन। सबको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन्स कंटेन्स ओनली अमीनो एसिड रेड्यूस एंड अदर इंटीमेट बाउंड मटेरियल। यानी कि सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड से बाउंड होते हैं, यानी कि जो भी सिंपल प्रोटीन बनते हैं वो केवल अमीनो एसिड से ही बनेंगे, और कुछ थोड़े बहुत जो बाउंड मटेरियल यानी कि जो भी फॉस्फेट बाउंड के लिए या पेप्टाइड लिंकेज के लिए जितने भी कुछ चीज़ों की जो आवश्यकता होगी उसमें वही चीज़ एक्स्ट्रा होगी, यानी कि उसे हम बोलेंगे सिंपल प्रोटीन। यानी सिंपल प्रोटीन में क्या होता है, कंटेन ओनली अमीनो एसिड, उसमें केवल अमीनो एसिड होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, और वही लिंक होके क्या बनाता है, जो उसे बोलते हैं हम सिंपल प्रोटीन। उसका एग्जांपल क्या हो गया, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन्स है, और हिस्टोन्स वगैरह है। तो ये हो गया सिंपल प्रोटीन। नेक्स्ट आता है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में पढ़ें तो उसकी डिफिनीशन देखें। कंजुगेटेड प्रोटीन्स कंटेन्स इन एडिशन टू पॉलीपेप्टाइड चेन अदर सब्सटेंस आर ग्रुप विच इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन तो होगी, यानी कि अमीनो एसिड की चेन तो होगी, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप भी अटैच्ड होंगे। एक्स्ट्रा ग्रुप भी, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ईस्टर ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कोई भी ग्रुप आ जाएगा। अब हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से वो प्रोटीन कार्य करेगी। यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन पहले होगा, उसमें कुछ ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो उसे मिला के हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन। उसे हम बोलेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन, क्योंकि उसमें एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा कुछ ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जिसे बोलेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाता है डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, डेराइव्ड प्रोटीन बेसिकली होता क्या है कि कई प्रोटीन को मिला के फिर हम आर्टिफिशियली कुछ मिला के जब दोनों को एक साथ मिक्सअप कर देते हैं तो उससे बनता है डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड मतलब डेराइव्ड हमने बनाया है, यानी कुछ नेचुरली प्रोटीन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए सिंपल हो या कंजुगेटेड प्रोटीन है, उसमें जब हमने मॉडिफाई कर दिया, अपने से मॉडिफाई कर दिया और उसको कोई दूसरा नया प्रोटीन का स्ट्रक्चर का रूप दे दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड प्रोटीन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, डेराइव्ड प्रोटीन बोलेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप
आप लोगों को नोट्स की आवश्यकता हो तो हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाएं, वहाँ से नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं। और जो मैं आप लोग को लेक्चर बता रहा हूँ वो सेम नोट से ही बता रहा हूँ, नोट से ही रिलेटेड है। तो आप उसको पैरेलली में एक साथ पढ़ें, जिससे आपका एक तरफ से नोट्स भी कंप्लीट होता जाएगा और एक तरफ से आप लोगों की स्टडी भी पूरी होती चली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, क्वालिटी यानी किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी जाननी है कि ये प्रोटीन है या भी कि नहीं है, तो उसे हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम हीट टेस्ट। हीट टेस्ट में क्या होता है? When protein solution is heated in boiling water, both the protein get coagulated and lose their biological activity. This is called thermal denaturation of protein. Example, boiling water. सबसे पहले हम बात करें हीट टेस्ट में क्या होता है। हीट टेस्ट हमें क्या करना है? बेसिकली हीट टेस्ट के अंतर्गत हमें क्या करना है? किसी भी प्रोटीन को हमें बॉइलिंग वाटर में डाल देना है और उसके बाद उसको हमें हीट करना है। हीट करने की वजह से जितने भी उसके पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। अब वो बॉन्ड टूट जाएंगे, उसकी बॉन्ड टूटने की वजह से अब वो अमीनो एसिड में टूट जाएगा। अब अमीनो एसिड में जो बॉन्ड बना हुआ है NH2 COOH R में मिथाइल ग्रुप और H के बीच में जो बॉन्ड बना है अब वो भी टूट जाएगा, जिससे प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको लॉस कर देगा। इससे बोलेंगे हीट टेस्ट, जिससे डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा और उसका वर्किंग जो भी एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोटीन है। नेक्स्ट है टेस्ट विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि टेस्ट कैसे करेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज नॉर्मली यूज्ड टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ट्राइक्लोरो एसिड डिनेचुरेट द प्रोटीन, यानी क्या करता है? प्रेसिपिटेट द प्रोटीन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, यानी कोई भी प्रोटीन है अगर हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ अगर उसको हम मिक्सअप करेंगे, तो क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट कराएगा और उसको क्या करेगा? डिनेचुरेट करेगा। यानी डिनेचुरेट करने का मतलब क्या है? अगर हम कोई प्रोटीन लेंगे उसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्सअप कर देंगे। अब उसको हम जब मिक्सअप करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देगा, डिनेचुरल हो जाएगा और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बना लेगा, जिससे वो भी उसकी भी एक्टिविटी, वर्क करने की एक्टिविटी या एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट के अंदर क्या? बायूरेट reagent consist of the copper sulfate in an alkaline medium. When protein are treated with the बायूरेट reagent it show a violet color. बायोयूरेट रिएजेंट पहले होता क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं। तो बायोयूरेट रिएजेंट होता है कॉपर सल्फेट इन अल्कलाइन मीडियम। कोई भी अल्कलाइन मीडियम यानी कोई भी बेसिक मीडियम में जब कॉपर सल्फेट को मिला देंगे तो उसे बायोयूरेट रिएजेंट बोलेंगे। जब यह बायोयूरेट रिएजेंट्स को जब हम रिएक्शन कराएंगे प्रोटीन के साथ तो वो कौन सा कलर देगा? वायलेट कलर देगा, यानी कि वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे बायोयूरेट टेस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है हाइड्रोलिसिस टेस्ट। प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव फ्री अमीनो एसिड। हाइड्रोलाइसिस कैन बी carried out by the acid like HCl, H2SO4 etc or alkali like NaOH, KOH etc। यानी जब किसी भी प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस बेसिकली मतलब वाटर में जब मिलाते हैं तो वो फ्री अमीनो एसिड आयन दे देगा, यानी कि वो टूट जाएगा और फ्री अमीनो एसिड आयन दे देगा, अब वो जो फ्री अमीनो एसिड आयन होगा अगर उस पर COOH ग्रुप लगा होगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर NH2 आयन लगा होगा वो बेसिक की तरह बिहेव करेगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस टेस्ट। नेक्स्ट आता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन गिव येलो कलर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर नाइट्रेशन, यानी कि हम नाइट्रेशन कर देते हैं। जैसे कि कोई भी इसमें मेनली किसका कहता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड, यानी कि एरोमेटिक प्रोटीन होगा। एरोमेटिक प्रोटीन का मतलब होगा कि वह प्रोटीन जिसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट की हो या वह अमीनो एसिड जिसमें बेंजीन रिंग हो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो उस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रेशन। और इस नाइट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो कलर बन के आएगा वो कौन सा कलर आएगा? येलो कलर आएगा। यानी बेसिकली जब येलो कलर आएगा नाइट्रिक एसिड को एरोमेटिक प्रोटीन के साथ मिलाने पे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो प्रोटीन है वो एरोमेटिक प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है मिलान टेस्ट। मिलान टेस्ट में क्या होता है?
मिलन टेस्ट में देखेंगे फेनोलिक ग्रुप ऑफ द टायरोसिन ऑफ द प्रोटीन रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द रेड कलर। फेनोलिक ग्रुप यानी कि कोई हमारा प्रोटीन है उसमें एक अमीनो एसिड टायरोसिन लगा है। अब हमें पता है कि जो टायरोसिन लगा है उसमें फिनोलिक ग्रुप है यानी कि उसमें भी एरोमेटिसिटी है। अब फिनोलिक ग्रुप है जब हम टायरोसिन रिलेटेड प्रोटीन को रिएक्ट कराएंगे मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी कि मर्क्यूरिक एसिड प्लस सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस टायरोसिन रिलेटेड प्रोटीन को जब एक साथ मिक्सअप करेंगे तो हमें रेड कलर प्रोवाइड होगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये प्रोटीन ही है। वो भी कौन सा है? तो फिनोलिक ग्रुप कंटेन करने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रोटीन आर प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट एजेंट। द कॉमन प्रेसिपिटेशन एजेंट आर सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हैवी मेटल आयन, एसिड्स एंड ईटीसी। यानी कि प्रोटीन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रेसिपिटेशन एजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट कर देते हैं। जैसे लाइक सॉल्ट हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, हैवी मेटल आयन्स हो गए, एसिड्स हो गए, जो कि उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अब स्टडी किया प्रोटीन के टेस्ट के बारे में, यानी कि क्वालिटेटिवली टेस्ट के बारे में हमने स्टडी किया। अब इसकी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू होती क्या है? बायोलॉजिकल वैल्यू होती क्या है? तो हम स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? तो प्रोटीन गिव्स अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस ड्यूरिंग द डाइजेशन एंड ब्लड अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बेसिकली हम जब फूड्स को खाते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, यानी स्टमक में जाएगा। जब स्टमक में जाता है प्रोटीन तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, यानी छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूटता है। जब ये अमीनो एसिड छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा तभी जाके एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी द्वारा, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड में जाएगा। अब ये अमीनो एसिड हमारी ब्लड में जाएगा। जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड्स के थ्रू सेल्स में जाएगा। अब सेल्स में जाएगा तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्स कराएगा। जैसे कि मान लीजिए सेल्स में किसी चीज़ की कमी है, रिपेयरिंग की कमी है, तो सेल्स की रिपेयरिंग करेगी। कहीं एक सेल्स के बाहर दूसरी सेल डैमेज हो रही है तो दूसरी सेल्स बनाने का काम करेगी। नर्वस टिश्यू में कहीं दिक्कत है, नर्वस टिश्यूज बनाने का काम करेगी। यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू का इंपॉर्टेंस यही है कि वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है बाई एब्जॉर्बिंग ब्लड वेसल्स। चलिए फ्रेंड, तो प्रोटीन के द्वारा अमीनो एसिड मिलेगा। उसके बाद अब आता है प्रोटीन आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द न्यूट्रिएंटिक बेसिक। न्यूट्रिएंट की बेसिक पे भी हम प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन्स और दूसरा होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। तो कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स विच कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन्स। यानी कि कंप्लीट प्रोटीन्स वह प्रोटीन्स होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन्स वह प्रोटीन्स होती हैं जिसमें हमें एसेंशियल प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है और वो कंप्लीट मात्रा में हो। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब जितनी भी एसेंशियल प्रोटीन हो उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, तब तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन। और इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है प्रोटीन नॉट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड कॉल्ड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होती, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। और कंप्लीट प्रोटीन जो भी होता है उसमें ऑल जितने भी एसेंशियल यानी 10 अमीनो एसिड्स हैं उसको होना रिक्वायर होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन्स बोलेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें बायोलॉजिकल वैल्यू से, बायोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से अगर बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, क्योंकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हमारी बॉडी में खुद सिक्रीट्स हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी बायोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से एसेंशियल अमीनो एसिड का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। आगे अब पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स, तो प्रोटीन डेफिशिएंसीज डिसीज। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर जाहिर सी बात है, प्रोटीन की अगर हमारे बॉडी में कमी हो गई तो ना हमारी सेल ग्रोथ करेगी, ना हमारे टिश्यूज ग्रोथ करेंगे। टिश्यूज ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स नहीं ग्रोथ करेंगे, बॉडी ऑर्गन्स नहीं ग्रोथ करेंगे, ऑलरेडी हमारी बॉडी ग्रोथ ही नहीं करेगी, जिससे हम डिजीज कंडीशन में आ जाएंगे और जल्दी टपक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए कोविड-19 में भी ये केस बहुत ज़्यादा दिखा गया, जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी जिसकी प्रोटीन डेफिशिएंसी थी वो कोविड-19 से ज़्यादा देर तक नहीं जी पाए हैं।
उनका इलाज यानी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई है। ज़्यादातर केस में ऐसा हुआ है कि उनकी डेफिशिएंसी हो गई है, जैसे लो डाइटरी। अब लो डाइट की वजह से भी लो डाइट की वजह से भी लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो गई है। ठीक है, चल तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डिजीज है क्वासी वर्कर होती है। क्वासी वर्कर डिजीज होती है, इसका क्या होता है? द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज स्लो डाउन द ग्रोथ, एडिमा एंड चेंज इन स्किन, हेयर पिगमेंटेशन एंड टेक्सचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिजीज में हमारी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। और एडिमा मतलब जगह जगह पे सूजन आ जाएगी, यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी। स्किन कलर जो होगी वो भी चेंज होने लगेगी। हेयर पिगमेंटेशन, हेयर पिगमेंटेशन यानी कि बाल के कलर भी चेंज होने लगे। टेक्सचर मतलब जो हमारा बनावट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होने लगेगा। ये होता है उसका सिम्टम। फ्रिक्वेंटली देयर इज लिवर इन लाइटेनमेंट, देयर इज द वोमिटिंग एंड डायरिया एंड द स्टूल कंटेन मच अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि अभी फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होगा? फ्रिक्वेंटली हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा, जिससे हमें वोमिटिंग आएगी, डायरिया आएगी, स्टूल्स यानी कि जब भी स्टूल्स हमारा बाहर निकलेगा, यानी जब भी स्टूल यानी जब भी स्टूल पास होगा, यानी कि जब भी लैट्रिन होगी, उससे थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट द कोर्स ऑफ दिस डिजीज ड्यू टू द लार्ज फैमिली साइज, पुअर मेंटल हेल्थ, पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसका रीजन क्या है कि डिजीज ड्यू टू लार्ज फैमिली, अगर मान लीजिए लार्ज फैमिली है तो उसमें भी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे क्वासियोस्कर होने के चांस होते हैं। पुअर मेंटल हेल्थ, अगर मान लीजिए मेंटली वो बहुत ज़्यादा ही पुअर हेल्थ का है तो ना सही से खाना पीना खा पाएगा, ना सही से उसको प्रोटीन मिलेगा, और जब सही से प्रोटीन नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी वो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज के हत्थे चढ़ जाएगा। फिर उसके से पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी पुअर है, जिससे वो भी प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग यानी डिलेड खाने से भी प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी। अब इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस डिजीज अपीयर्स मोस्टली कॉमन इन द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ द 1 to 4 ईयर। ये 1 साल से 4 साल के बच्चों में बहुत ज्यादा ही देखा जाता है। कौन? क्वासी ओरकल डिजीज। फिर आता है न्यूट्रिशनल ओइडिमा। न्यूट्रिशनल ओइडिमा क्या होती है? इट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग कंटेंट लॉस ऑफ द प्रोटीन एंड यूजली अकर्स इन द फेमिन एरिया। द प्रोटीन डिफिशियंसी रिजल्ट इन वेरी रेयर। ये भी बच्चों में ही होता है, बड़ों में बहुत कम देखा जाता है। और ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे भूखमरी होती है, जहाँ पे खाने पीने को नहीं मिल पाता है, उस टाइम होता है। और कोविड-19 में क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल पाया है। अब खाने पीने के लोगों को नहीं मिलेगा, प्रोटीन की डिफिशियंसी ऑलरेडी होगी, एंटीबायोटिक्स बनेगी नहीं, इम्यूनिटी मिलेगी नहीं, तो ऑलरेडी व्यक्ति मर सकता। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी सिम्टम इंक्लूड लॉस ऑफ द वेट, रिड्यूस फैट, अमोनिया इन्फेक्शंस, फ्रीक्वेंटली लॉस स्टूल, डिलेज द हीलिंग ऑफ द वुंड एंड एडिमा। तो यानी कि न्यूट्रिशनल एडिमा में क्या होता है? लॉस ऑफ वेट, यानी कि उसमें वेट की कमी आ जाएगी, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट लूज स्टूल यानी कि बहुत ज़्यादा ही पतली दस्त होगी। उसके बाद से हीलिंग ऑफ वुंड, यानी कि जो हीलिंग ऑफ वुंड की पावर होती है, यानी कि कोई भी चोट लगा जल्दी हील होगा, वो पावर कम हो जाएगी, जगह जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी। अब इसके लिए हमें बढ़ाने के लिए क्या का यूज किया जा सकता है? यूज ऑफ सोयाबीन, मिल्क, एग्स एंड अदर न्यूट्रिएंट डाइट कैन क्योर द प्रोटीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन एडल्ट्स। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन शो डिफरेंट चेंज इन द बॉडी, और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो मेरास्मस क्या होती है। इट इज अ डिजीज ऑफ द इन्फेंट बिलो 1 ईयर एज। पहली बात ये याद रखिए कि ये जो डिजीज होती है वो 1 साल से कम बच्चों में देखी जाती है। इट कॉज ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर द अदर न्यूट्रिशनल फैक्टर डिफिशियंसी। तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और अदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो हो जाती है, जिससे जिससे आदमी क्या होता है, उसकी बॉडी ड्राइनेस यानी सूखनी टाइप लगने लगती है। प्रोटीन एंड एनर्जी डिफिशियंसी डिजीज नोन एज मेरास्मस क्वार्सी-ओरकर डिजीज। यानी इसमें क्या? एनर्जी लॉस, प्रोटीन लॉस, यानी कि उसे मेरास्मस क्वार्सी-ओरकर दोनों बोलते हैं। मेरास्मस इज मोर लाइकली टू अकर इन द पुअर पीपल में होती है। द कॉज ऑफ द डिजीज ड्यू टू द डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग। और इसका मेन कारण क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग। मदर मिल्क क्या होता है? सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, अदर न्यूट्रिशनल वैल्यू और एनर्जीज वगैरह होती हैं। जब ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं सही से होगी तो बच्चे के पास माता का दूध पहुंचेगा ही नहीं, जिससे उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रिटार्डनेस आ जाएगी और वो
प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएगा। प्रोवाइडिंग डाइट रिच इन कलर प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिशनल फैक्टर इन द बेस्ट कोर्स इन द प्रिपरेशन एंड क्योर ऑफ द मेरास्मस। तो यानी कि अब उसमें उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रोवाइड करा सकते हैं डाइट रिच, यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी डाइट है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, तब जाके मेरास्मस से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हो गई प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट था। यानी कि हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो इंट्रो वाला पार्ट था, उसको हमने पढ़ लिया है। तो पहला सिलेबस का पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, और उसमें हमने बताया था पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, तो वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स और उसके डिफिशियंसी और क्वालिटेटिव टेस्ट बताया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड का क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते पूछ ले, तो आप सीधे प्रोटीन्स का क्वालिटेटिव टेस्ट लिख देंगे, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको रोल ऑफ प्रोटीन पूछ ले तो आप रोल ऑफ प्रोटीन लिख दीजिए। अगर बोल दे रोल ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स या रोल ऑफ अमीनो एसिड्स, तो आप सेम यही पॉइंट्स आप उसमें लिख देंगे, तो इससे आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर हमारा बहुत ही अच्छा रहा है, और आप इससे जरूर notescard.com साइट्स पे जाइए, वहाँ से नोट्स को कॉपी कीजिए एक बार, और अपने हिसाब से उसको नोट्स को बनाइए, और लेक्चर्स को पैरेलल में देखिए, और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए, जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारी साइट्स notescardpharma.notes को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।